यस, वेरी गुड इवनिंग। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, बायजूस एग्जाम प्रेप के इस चैनल में वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉर्थ ईस्ट स्लेट का एग्जामिनेशन पेपर। यस, सो कैसे हैं आप सब? हेलो गिरीश, ज्ञान, संजुक्ता, मनीषा, सुदर्शन, हेलो सुदर्शन, ट्रिपल ए सुदर्शन, एवरीवन। यस, बापी, शुभ संध्या टू एवरीवन, कम ऑन। सो येस्टरडे देयर वाज सम प्रॉब्लम विद माय सिस्टम, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन क्लास नहीं ले पाया। तो एनीवे, फाइनली आई हैव बीन गिवन अ न्यू लैपटॉप और सब कुछ नया नया लग रहा है। सो नया लैपटॉप, नया राइटिंग पैड, सब कुछ नया। यस, मैं बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे? सो प्लीज कॉल ऑल योर फ्रेंड्स दोज हु वांट टू डू नॉर्थ ईस्ट स्लेट, क्योंकि पहली बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे हैं। तो अभी तक तो हमने वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब हमने टच किया था। पहली बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा हूं मैं। सो ठंड के मौसम में नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, चलिए। ओके, सो फाइनली कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं पेपर में, लेकिन डेफिनेटली बहुत मतलब जैसे कह सकते हैं कि कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उस लेवल का पेपर थोड़ा सा नहीं है ये, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत एक अच्छा क्विक रिवीजन हो जाएगा, और इससे बढ़िया इसकी टाइमिंग नहीं हो सकती थी, बिकॉज अभी पेपर देके हम लोग थोड़ा सा हट गए हैं। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना भी जरूरी है। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन पेपर। देखते हैं। यस, सो ये है गेट इकोनॉमिक्स के जैसे हम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो ऑल्सो, कल शनिवार। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑफिशियल पेपर, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं दोनों एक साथ लूंगा। सो जो ऑफिशियल पेपर जब पहली बार गेट में इकोनॉमिक्स आया था, तो वो जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग सीधा वेस्ट बंगाल के सेट पेपर में जाएंगे। सो ऑल ऑफ यू नो दैट जनवरी 9 को अभी इसका डेट है। अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन चेंज नहीं हुआ है। गुजरात का ऑलरेडी चेंज कर दिया गया था, जो कि 23 दिसंबर था, उसको चेंज करके अभी 23 जनवरी कर दिया गया है। सो लेट्स सी, वेस्ट बंगाल का सेट अभी तक तो 9 जनवरी को है, एंड वी एक्सपेक्ट कि ये चेंज ना हो। चलिए, एंड दिस इज माई सेशन ऑन द नॉर्थ ऑन द यूट्यूब सेशन। आज है 10 तारीख, मैं आप लोगों से मिल रहा हूं यहाँ पे। यस, ये बीच में ये वाला पार्ट नहीं हो पाया समहाउ, बिकॉज इट वॉज नॉट, माई सिस्टम वॉज नॉट गुड। बट इसके बाद हम गुजरात सेट की तरफ मुख करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लिस्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, जीएसटी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, ओके, सो जीएसटी बॉडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ काउंसिल। ये याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल। इसमें पेपर हिंदी में नहीं है, तो ये सिर्फ इंग्लिश में था। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ इंग्लिश में पेपर आता है वहां पे। तो जीएसटी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और टेम्पररी बॉडी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बनाया गया है। सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज आर्टिकल कौन सा है इसमें? विच आर्टिकल वी हैव? इट इज आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया है। तो 279 के तहत, ए के तहत, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इट इज वेरी सिंपल। सभी ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस कि what percentage of the dependent variable में what percentage of the fluctuation will be explained by the independent variable. So कितना explanation हो रहा है, कितना how good the independent variable is in forecasting the value of the dependent variable. So it shows the variation of dependent variable explained by the independent variable. बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हम इसको explain भी बोलते हैं, explained sum of square, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। आर जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, आर की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में रहती है। लेकिन जब इसी को हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में। इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है परसेंटेज के रूप में। मान लीजिए आर स्क्वायर आपका आता है 0.49, तो हम बोलेंगे कि 49% वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे दे रखा है और r स्क्वायर की वैल्यू 0.49 आया है, तो हम ये बोलेंगे कि 49% फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस in y are being explained by x, explained by
x, राइट. सो ये बिल्कुल दोनों की दोनों सही है, तो इसलिए आई विल गो विद बोथ 1 and 2 आर राइट. राइट, आई सपोज सभी का आ गया ये समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी कैसे नापते हैं, इसको नापने का तरीका है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, राइट. सो जिसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी बेसिकली उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो लोअर रहेगा. सो लोअर एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है, इनटू 100 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100. सो विल गो विद स्टैंडर्ड डेविएशन. सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे. यस, वेरी गुड. क्लियर हो गया. ओके, ये क्वेश्चन हमने वैसे भी क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स में किया होगा, वो 9th 10th में भी किया है. बैट्समैन का स्कोर दे रखा होता था और हमें कंसिस्टेंसी निकालनी थी कि सचिन तेंदुलकर ज्यादा कंसिस्टेंट है या राहुल द्रविड़ कंसिस्टेंट है. ये मेरे बुक में ये क्वेश्चन था, मुझे सही से याद है, एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग is or are not true about the properties of consistent estimator. अब consistent estimator का मतलब क्या है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं biased, unbiased, consistent, efficient, ये सब बोलते हैं, ठीक है. अब consistent का मतलब क्या है कि the expectation of an estimator, कोई भी estimator, मान लीजिए alpha hat will approach alpha, right, जैसे जैसे n large हो जाए. so n large हो जाए मतलब कि अगर हम सैंपल से, इफ वी मूव फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन, तो अल्फा हैट जो है वो अल्फा बन जाएगा. दैट इज व्हाट द सिचुएशन. सो इट्स अ स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं, राइट. ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर स्मॉल सैंपल हो गया तो हमारा सैंपल विल नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. तो सैंपल इतना छोटा हो गया, पॉपुलेशन बड़ा हो गया, तो कैसे होगा. यहां पे देखिए, द एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज द एस्टिमेटर. ये गलत हो गया. Why? Because it tends towards, ये टेंड करेगा, ये ही होगा, ये बोलना मुश्किल है, तो ये गलत है. दिस इज राइट. वेरिएशन विल बी 0, राइट, क्योंकि वेरिएंस 0 होना चाहिए होमोसेडास्टिसिटी के हिसाब से. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. सो ये दोनों ठीक है, राइट. यस, ओके, जस्ट मिनट, मेरे ख्याल से मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा यहां पे कहीं. यस, ये दोनों ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक है. दीज आर ट्रू. ओके, क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट नॉट ट्रू. सो 1 and 2 आर नॉट ट्रू. 1 and 2 नॉट ट्रू. सो इसका आंसर होना चाहिए 1 and 2. क्वेश्चन में लिखा है नॉट ट्रू. दीज आर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है. सो इसका आंसर है 1 and 2. एनी डाउट? इट इज बी. यस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द करेक्ट वन. रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं. रिग्रेशन जो है इसके कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन बट नॉट ऑफ द स्केल, राइट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी है, ठीक है. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. बेसिकली जब भी हम ये करते हैं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल. ओरिजिन का मतलब क्या है, इसका आंसर मैं पहले मार्क कर लेता हूं. इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. दिस इज द आंसर. बी इज द राइट आंसर हियर. देखिए, ओरिजिन का मतलब है जब हम हर एक वैल्यू में, प्रत्येक वैल्यू में, मूल्य में अगर हम प्लस या माइनस करें, एक कांस्टेंट टर्म के ऐड करें, तो अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट. ओरिजिन का मतलब है प्लस माइनस करना. तो अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर वैल्यू चेंज होती है तो इट इज डिपेंडेंट. अगर वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, सो ये हो जाएगा होती है. सो दिस विल बी इंडिपेंडेंट, राइट. और स्केल का मतलब क्या हुआ, स्केल का मतलब है डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म दैट इज के. सो ओरिजिन का मतलब है अगर प्रत्येक वैल्यू में अगर हम प्लस माइनस के करें और वैल्यू चेंज हो जाए तो डिपेंडेंट है, और वैल्यू चेंज ना हो तो इंडिपेंडेंट है. इन स्केल में क्या है कि अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करें हर एक वैल्यू को, एक्स वैल्यूज को के से,
और अगर वो चेंज हो जाए वैल्यू तो डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट ऑन स्केल। अगर स्केल वैल्यू चेंज नहीं होती है तो इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। यस, क्लियर है ये चीज। चलो, तो इसका आंसर क्या हुआ? इट इज द बी। तो यस, इट इज बी। द शेप ऑफ फिलिप्स कर्व इज नॉर्मली, देखिए यहां पे नॉर्मली पूछा गया है, तो नॉर्मली हम लोग क्या सीखते हैं, शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। तो यहां पे हो गया इन्फ्लेशन, यहां पे हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में, किंग भी नहीं होता है, वर्टिकल होता है लॉन्ग रन में, राइट। तो ये लॉन्ग रन हो गया। अब कर्वीलीनियर, यही एकमात्र ऑप्शन बचा, और ये जो है ये कर्व है, तो इट इज कर्वीलीनियर। एक चीज और याद रखिएगा इसमें, तो चाहे वो केन्स हो, मोनेट्रिस्ट हो, चाहे वो रैटेक्स या न्यू क्लासिकल मॉडल हो, एक बात मैं बता देता हूं आपको। सो यहां पे मैंने लिखा शॉर्ट रन, यहां पे मैंने लिखा लॉन्ग रन, ये है केन्स, ये है मोनेट्रिस्ट, और ये है न्यू क्लासिकल, राइट। शॉर्ट रन केन्स के हिसाब से ये ऐसा होता है फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन केन्स के हिसाब से ऐसा होता है, बिकॉज लॉन्ग रन में वी आर ऑल डेड। मोनेट्रिस्ट के हिसाब से ये ऐसा होता है, नाइरू से निकल के गुजरता है ये, और लॉन्ग रन में ये ऐसा होता है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। और न्यू क्लासिकल के हिसाब से शॉर्ट रन में ऐसा रहेगा, लॉन्ग रन में भी ऐसा रहेगा, बिकॉज ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन। यहां पे है आर ई, यहां पे है ए ई, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, और यहां पे है स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो होगा अच्छा होगा, एनिमल स्पिरिट, राइट। आई बिलीव दैट दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, let's move to the next part. This is B. Okay. The inconsistency observed, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। The inconsistencies observed in one of the following criteria is also known as Kitoswi paradox, right? Identify the criteria. कौन से क्राइटेरिया में लगेगा? कैल्डर हिक्स के क्राइटेरिया में। स्किटोस्वी ने क्या कहा था कि सिर्फ कैल्डर को नहीं मानिए, सिर्फ हिक्स को मत मानिए, तो कैल्डर से करने के बाद उसको रिवर्स करके देखिए कि हिक्स ने जो कहा है, हिक्स का वैल्यू हो रहा है नहीं हो रहा। सो स्किटोस्वी पैराडॉक्स वहां पे होता है जहां पे कैल्डर के हिसाब से जो आया उसी को आप हिक्स का रिवर्सल भी करके देखिए। सो कैल्डर एंड हिक्स दोनों के दोनों सिचुएशन मीट होने चाहिए। सो कैल्डर ने जो दिया था थ्योरी वो अपने गेनर के हिसाब से था, और हिक्स ने जो दिया था वो लूजर के हिसाब से था कि वो ब्राइब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर ब्राइब एक्सेप्ट हो जाता है तो यानी कि म्यूचुअल ये आपका पॉसिबल है, ब्राइब अगर एक्सेप्ट नहीं होता है यानी कि पैरेटो इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, ब्राइब एक्सेप्ट हो जाता है तो पैरेटो इंप्रूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो दोनों ही चीजों को हमें मानना पड़ेगा, सिर्फ कैल्डर एंड हिक्स अलग अलग नहीं मान सकते, दोनों को ही मानना पड़ेगा। यस, स्किटोस्वी रिवर्सल। और एक्चुअली में अगर देखा जाए स्किटोस्वी का जो पैराडॉक्स था वो एक्चुअली पॉइंट आउट करने वाले कौन थे? स्किटोस्वी को पैराडॉक्स को जो पॉइंट आउट किया था वो कौन थे? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, इनका नाम था विलियम गोरमैन। इन्होंने कहा था स्किटोस्वी के हिसाब से जो भी है वो फिर भी इंट्रांजिटिविटी थ्योरी को नहीं मानता है, राइट। तो इनकंसिस्टेंट स्किटोस्वी पैराडॉक्स में ट्रांजिटिविटी इश्यू आ जाता है बिकॉज ऑफ पीपीसी इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर, राइट। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे चलते हैं। यस, इट इज बी। इन द गेम थ्योरी, अ स्ट्रेटेजी दैट इज ऑप्टिमल नो मैटर व्हाट एन ओपोनेंट डज। ये तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी या वीरेंद्र सहवाग हमारे इंडिया के। सो नो मैटर what an opponent does, he or she will always go for a dominant strategy. कोई भी प्लेयर अगर what other person do उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो dominant strategy को ही फॉलो करेगा, right? It is very simple. IMD Little has not criticized Kitosvi. IMD Little has indeed added just one paragraph to what Kitosvi has mentioned. It was Williams Gorman who has criticized स्किटोस्वी। ओके, ये गोंजो सिलेक्शन मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, राइट। बाय द वे, तो इसको मैंने सर्च करने की कोशिश किया ये गोंजो सिलेक्शन होता क्या है, बट मुझे कहीं मिला नहीं है। अगर आप लोगों को मिले तो मुझे जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा गोंजो सिलेक्शन होता क्या है, राइट। ओके फाइन, आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ नैश इक्विलिब्रिया। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार।
अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ऐसे नैश पे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हमारे आंख कान सब खड़ा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है इसमें। ऑल फर्म्स हैव डोमिनेंट स्ट्रेटेजी बट नन सिलेक्ट इट, मतलब दोनों फर्म के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ऑल फर्म्स हैव डोमिनेंट स्ट्रेटेजी बट ओनली अ फ्यू चूज इट। यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होने के बाद भी चूज नहीं करता है या चूज करता है, ये तो मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें हमने गेम थ्योरी में नहीं सीखा है, ऐसा होता नहीं है। ईच फर्म इज डूइंग बेस्ट इट कैन बेस्ट व्हाट इट्स कॉम्पिटिटर आर डूइंग, गिवन व्हाट इट्स कॉम्पिटिटर आर डूइंग, ईच फर्म इज डूइंग द बेस्ट नो मैटर। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नैश इक्विलिब्रियम यहां होगा जहां पे दोनों के दोनों ही अपने बेस्ट को सर्च करते हुए पहुंचेंगे। सो नैश इक्विलिब्रियम तभी पहुंचते हैं जैसे कि कुन्नॉट मॉडल में हमने देखा है। कुन्नॉट मॉडल में क्या होता है, जाना था उनको पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स में, बट वो पहुंच जाते हैं नैश इक्विलिब्रियम पे, जहां पे उनके इंडिविजुअल प्रॉफिट्स जो हैं वो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, बट इंडस्ट्री प्रॉफिट, इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है, जॉइंट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। अगर वो सीख जाते हैं, इफ दे बिकम क्लेवर, अगर अपने पुराने मिस्टेक से सीखते हैं, सो वो कुड नॉट ओलिगोपोली मॉडल छोड़ देंगे, बिहेवियर छोड़ देंगे, और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्व की तरफ चले जाएंगे जहां पे पैरेटो ऑप्टिमम पहुंचेगा, जो कि बेसिकली विद द हेल्प ऑफ जॉइंट रहेगा वहां पे। ठीक है, सो नैश इक्विलिब्रियम का मतलब है एवरीबडी इज फॉलोइंग देयर ओन डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, एवरीबडी इज फॉलोइंग देयर बेस्ट थिंग, जो वो कर सकते हैं, जो उनको लगता है कि उनके लिए बढ़िया रहेगा। सो दिस इज व्हाट द सी इज, राइट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फेयर गेम, ये अभी पता है, अभी रिसेंटली मैंने अभी पेड बैच में 6:30 वाले क्लास में ये सारा सिखाया है। फेयर गेम क्या होता है? फेयर गेम वो होता है जब वैल्यू ऑफ द गेम इज कमिंग आउट टू बी 0, राइट? तो वैल्यू ऑफ द गेम अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि जहां पे मिनीमैक्स, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन, वहां पे वैल्यू ऑफ द गेम आएगा, वैल्यू ऑफ द गेम होगा, बिकॉज सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। और अगर वैल्यू ऑफ द गेम इज कमिंग आउट टू बी 0, सो ये होगा फेयर गेम। अगर वैल्यू ऑफ द गेम इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अनफेयर, राइट? अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज अनफेयर। सो स्ट्रेटेजी दैट यील्ड्स द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी पे ऑफ 0, so this is the answer, value of game is 0, that is what the fair game is. Very good, oh my god, सभी का आंसर सही आ रहा है, very good. Next, select the correct answer from the code given below the question. अच्छा ठीक है, क्या करना है? The concept of optimum population has been interpreted as the size of population which, अच्छा optimum population हमारी किस चीज की याद आ रही है हमें? डेल्टन की थ्योरी, ठीक है, वो वाला कैनन, प्रोफेसर सिडविक, सो ये वाला है। सो विच रिजल्ट्स इन हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि हाईएस्ट उसमें एपी होगा, एपीएल, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होगा। सो ये दोनों के दोनों जो है मार्जिनल, बेसिकली पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्टिविटी, दोनों के हिसाब से ये हमने देखा, एंड दैट कैन चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डायनामिक भी है ये। सो ये दोनों ही इसके आंसर हैं। ये है आपका पॉपुलेशन थ्योरी सिडविक वाला, तो दिस इज ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन, optimum population theory, this is second and third, this is the answer B. Okay, I think this is clear. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोग्राफिक डिविडेंड अराइजेस, यस, सिडविक, कैनन, कार्संडोस, रॉबिन्स, डेल्टन, राइट? डेल्टन ने माल एडजस्टमेंट बताया था इसमें। डेमोग्राफिक डिविडेंड अराइजेस कब होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया जैसे अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड में है 2055 तक, 37 साल का ये विंडो मिला है इंडिया को, राइट? जो कि कभी और किसी देश को नहीं मिला है इतना लंबा टाइम, यानी कि 40 साल का टाइम, अप्रोक्सीमेटली 4 डिकेड्स, जहां पे इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो गई है, राइट? और कंपेयर टू द डिपेंडेंसी, जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे और बेसिकली 64 से ऊपर के जो लोग हैं, तो उनके हिसाब से ये बढ़ गया है, ठीक है? So the share of working age population is higher than the share of the non-working age group. So इसका एक फॉर्मूला भी है, आई सपोज कि सभी को पता होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड निकालते समय हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि 0 से लेकर 14 साल के बीच में है, प्लस नंबर ऑफ ओल्ड एजेड पीपल जो कि ग्रेटर देन 65 के ऊपर है, अपॉन वर्कफोर्स, यानी कि बेसिकली पीपल हु आर इन द 15 to 65 के एज ग्रुप में है। ये है डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट? तो दिस इज व्हाट द आंसर शुड बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज सी. विच इज नॉट ट्रू फॉर मॉर्बिडिटी. इनमें से कौन सा सही नहीं है मॉर्बिडिटी के लिए? सो हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक और अक्षर है जिसका नाम है मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ, राइट? इन्फेंट मॉर्टेलिटी, क्रूड मॉर्टेलिटी रेट. सो मॉर्टेलिटी. मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? मॉर्बिडिटी में आपका आता है डेलाई, राइट, हेल, ये सब आता है, राइट? तो इसका मतलब है डिजीज, डिसेबल्ड होना, इस तरह की चीजें. हैविंग अ डिजीज और सिम्टम ऑफ डिजीज, ये ट्रू है मॉर्बिडिटी के लिए. नॉट ट्रू ढूंढना है आपको. इंसिडेंस ऑफ द डिजीज विद इन द पॉपुलेशन, कितने इंपैक्ट है, जैसा अभी कोविड के चक्कर में हम लोग मॉर्बिडिटी देखते हैं. नंबर ऑफ डेथ पर ईयर, ये हो गया आपका मॉर्टेलिटी. मेडिकल प्रॉब्लम कॉज बाय अ ट्रीटमेंट, ये तो आपका मॉर्बिडिटी में आता है. सो दिस इज मॉर्टेलिटी. यस, इट शुड बी सी. द नंबर ऑफ डेथ्स नहीं होंगे, इट इज मॉर्टेलिटी नॉट मॉर्बिडिटी. देखते हैं आंसर सी. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैल्यू एडेड मेथड इज यूज टू एस्टिमेट व्हाट. ये क्वेश्चन अच्छा है. अगेन अ गुड क्वेश्चन, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. सो इसमें क्या होगा? वैल्यू एडेड मेथड. मैं आंसर आप सभी से लूंगा, सोच लो जरा. वैल्यू एडेड मेथड जिसका मतलब है बेसिकली इट इज GDP is equal to summation of GVA at base price minus plus product tax minus product subsidy, right? Where GVA is calculated as value of output minus intermediate कंजम्पशन. ठीक है, तो ये है. तो जीडीपी, एमपी और जीवीए के बीच में भी यहां पे गैप आपका क्लियर हो जाता है. इनमें से कौन सा होगा? एस्टिमेट रियल नेशनल इनकम, मेजर द वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इनकम, इन्फ्लेट द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम, या ओके लास्ट एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा ना आपको. ओके, डी ऑप्शन इज नॉट विजिबल. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, जस्ट मेक इट विजिबल टू यू. देखो अभी कैसे मैजिक काम करेगा, देखो. ओके ओके, यस, नाउ यू कैन सी दैट. देखा? ओके, देखिए. सो यू हैव ए ओनली, डी ओनली, बोथ ए एंड डी एंड ए एंड बी. सो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली इट इज यूज टू एस्टिमेट द रियल नेशनल इनकम. व्हाई इट इज रियल? रियल क्यों है? बिकॉज ये क्या है? दिस इज द बेस प्राइस, कांस्टेंट बेस है. सो कांस्टेंट बेस है, यानी कि बेस ईयर का है. दिस इज द रियल. और जो करंट होगा वो होगा नॉमिनल. ठीक है, तो ये रियल बेस प्राइसेस पे है. मेजर वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इनकम, नहीं. इन्फ्लेट द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम, ये भी नहीं होगा. टू अवॉइड डबल काउंटिंग, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अवॉइड डबल काउंटिंग. ये होगा ए एंड डी ऑप्शन इज राइट. इट इज दिस. यहां पे अगर समझ लो, यहां पे अगर क्वेश्चन इन्फ्लेट की जगह पे डिफ्लेट होता तो ये भी आंसर हो जाता. अगर यहां पे इन्फ्लेट की जगह डिफ्लेट होता तो ए, सी, डी तीनों आंसर हो जाते हैं यहां पे. राइट? ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? चलिए नेक्स्ट. ये सी इज द आंसर. द फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन. ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया. ये है इन्फ्लेशन, ये है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, खत्म. ठीक है, सिंपल. चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर सोचिए. एन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स क्या होगा? IS एंड LM. इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. Reason for deflate, because it is real base. Reason for deflate is real base. नवीन, रियल जीडीपी क्या होता है? उसमें भी तो बेस प्राइस कंसिडर करते हैं ना. तो बेस प्राइस का मतलब क्या है? ये इन्फ्लेशन से डिफ्लेट कर दिया उसको. इस क्वेश्चन को सोचिए. इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इन द ISLM. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? टैक्स लगाया गया है, टैक्स हमने इंक्रीज कर दिया है. सो टैक्स इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा. एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो IS जो कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. राइट? सो ये ऐसा हो जाएगा. ओके, सो दिस इज वाज द पॉइंट. दिस इज व्हाट द थिंग इज.
गड़बड़ तो नहीं की यहाँ पे। आईएस लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है, बिकॉज टैक्स बढ़ गया है तो आईएस लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दिस इज द केस ऑफ R1, दिस इज E1, R1, दिस इज R2, नीचे की तरफ जाएगा, एंड वी विल हैव Y1, Y2 नीचे की तरफ जाएगा। सो वी हैव द लोअर लेवल, नहीं ये नहीं होगा, लोअर लेवल नहीं, लोअर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, एंड हायर रेट, ये नहीं होगा, हायर इंटरेस्ट रेट कैसे होगा, दिस शुड बी D, दिस इज D, आंसर इज D, लेट्स सी इसका आंसर C, ऑफिशियल आंसर की इज C, सो दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी D। क्लियर हुआ? यस, फॉल इन Y एंड R बोथ। क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन कुछ चल रहा है अभी इन्फ्लेट और डिफ्लेट को लेके? आदित्य मैं बाद में बात करता हूं इसको लेके, ठीक है, जस्ट लेट मी कंप्लीट बिकॉज अभी आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट। तो एक चीज मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, जस्ट गिव मी टाइम टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। एनी मोर डाउट हियर? Is it clear? Not clear? Waiting. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। I will take it to the next part. Select the condition for the efficiency in the output market. Efficiency in the output market. So basically we are look forward for the Pareto optimality कहां पे हो रहा है? All consumer allocate their budget so that their marginal rate of substitution between the two goods are equal. So this is the first condition, consumption efficiency, ठीक है। So MRS of XY of A consumer is equal to MRS of XY of B consumer. This is satisfied. Each profit maximization firm, it is equal to again MRTS LK of X producer is equal to MRTSLK of Y producer. So ये इसमें है, this is also there. Marginal rate of transformation is equal to, this is the third condition, marginal rate of product transformation is equal to MRS XY of A, that is further equal to MRXXY of B. ये भी सही है. So it is the answer is all of the above. D is the answer. Right? All of them are right here. Let's move to the next question. तो तीनों कंडीशन मार्जिनल की होगी यहाँ पे. In the ISLM model and increase in the money supply. Again, very simple question. यहाँ पे LM sorry. Okay. यहाँ पे we have the LM shifting. Right? This is my LM. This is my IS. So LM जो है हम ड्रॉ करते हैं M by P के साथ. Now when the money supply increases, M increases. So it will move towards this side. It is M by P. This is situation. So ये ऐसा हो जाएगा. IS will remain the same. R पहले ये था R1. Now this is R2 going down, increasing. Right? तो IS will shift to the right. No. LM will shift. नहीं. LM will right. Yes. This will is right. C is the answer. Right? Okay. C is the answer. बहुत बढ़िया. सभी का आंसर मेरे से पहले ठीक हो रहा है. The same question from UGC Net. बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं, मैंने बताया नहीं आपको. If a sample of 200 is taken from the population of 2000, right, for estimating per capita income of the people belonging to rich, middle class and poor category, इनमें से कौन सा होगा? देखिए आपके पास पॉपुलेशन में डिफरेंट स्टाटा है, राइट. रिच यू हैव मिडिल, राइट, यू हैव पुअर. So इस जगह पे सिंस वी हैव डिफरेंट स्टाटा का मतलब क्लास का मतलब एक क्लास में डिफरेंट लोग रहते हैं. किसी का हाइट लंबा, किसी का हाइट छोटा, किसी का स्पोर्ट्स में रुचि किसी की ज्यादा, किसी की पढ़ाई में रुचि ज्यादा, कोई डिफरेंट रिलीजन से है, कोई डिफरेंट वेट का है. तो इट इज बेसिकली द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. वेरी सिंपल पॉइंट, राइट. यस, इट्स लाइक एग्जैक्टली फार्मर क्वेश्चन जो था, जहां पे स्मॉल मार्जिनल एंड वो था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन. इट इज स्ट्रैटिफाइड. ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला, राइट. इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इज नॉट राइट?
ग्रेजिंग इन एन ओपन फील्ड, यानी कि ये तो आपका हो गया कौन सा सामान, कॉमन गुड, राइट, ट्रेजिडी ऑफ कॉमन, सो इट इज नॉन एक्सक्लूसिव बट राइवल। जो पहले अपना कैटल भेज दे उसको ज्यादा खाना मिल जाएगा, फोटर मिल जाएगा, जो दूसरा वाला जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रीट लाइट्स बेसिकली पब्लिक गुड, नॉन एक्सक्लूसिव नॉन राइवल। ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विसेज नॉन एक्सक्लूसिव नॉन राइवल, ये गलत हो गया। ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विसेज बेसिकली दीज आर द प्राइवेट गुड, जो पैसा पे कर पाएगा वही ले पाएगा, तो दिस विल बी एक्सक्लूसिव एंड राइवल, राइट, इट विल बी एक्सक्लूसिव एंड राइवल। स्टॉक ऑफ शूज इट इज एक्सक्लूसिव, मेरा ही है, मैं ही पहनूंगा, तो इट इज एक्सक्लूसिव। दिस इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, दिस शुड बी द आंसर, तो सी शुड बी द आंसर। देखिए, यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not correct for geometric mean? Again this is a question similar by the UGC net, similar question था। it is affected by all values in the data, not correct ढूंढना है, ठीक है। geometric mean का फॉर्मूला क्या होता है, it is basically if you have a into b into c, so 3 है तो a b c आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4 है तो you will have 4 a into b into c into d, ये हो जाएगा, right। it is greater than harmonic mean, इट इज प्रेफर्ड टू AM when the data are in ratios। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास रेट रेशियोज हो या कंपाउंडेड आगे चले, तो दैट इज व्हाट द आंसर। इट इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन, बिल्कुल सही है, इनकी रिलेशनशिप याद कर लीजिएगा। इट कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ देयर इज नो, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड। अगर नेगेटिव हो गया, मान लीजिए नेगेटिव हो गया या जीरो हो गया, तो ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक जीरो हो गया तो एंटायर थिंग विल बी जीरो, और इनमें से कोई भी थिंग अगर एक नेगेटिव हो गया तो यानी कि ये तो हो गया इमेजिनरी, आयोटा लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा। सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर नेगेटिव एंड जीरो। व्हाई इट इज ए नॉट करेक्ट ढूंढना है, कौन लिख रहा है ए? क्या हुआ सुदर्शन, कल्याणी? अब आंसर सब गलत हो रहे हैं, देखो नॉट करेक्ट, एक ने गलती की, सब ने लिखना शुरू कर दिया। हाँ, हर्षा, निधि, शुभस्मिता, पूर्णिमा, any more A? So it is called as dominant strategy. It is called as dominant strategy or animal spirit. Animal spirit, right? देखा देखी। चलिए, द राइट आंसर इज डी, द ऑप्शन इज डी, इट इज नॉट ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट फेलियर। एक और नई चीज सीखेंगे आज। मार्केट फेलियर के हमने 13 पॉइंट तो लिखे ही है ना, जहां पे आपके पास है बेसिकली पब्लिक गुड, मेरिट गुड, एक्सटर्नैलिटीज, देन व्हाट यू हैव एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड वगैरह वगैरह, इनकम्प्लीट मार्केट्स वगैरह वगैरह। नाउ एक चीज और लिख लीजिएगा, अगर कनकेविटी होता है तो भी वहां पे मार्केट फेलियर होता है। कनकेविटी अगर होता है यानी कि मान लीजिए कि आईसी कर्व ऐसा है, इसकी जगह ऐसा हो गया, राइट। उसी तरह से आपका कोई भी डिमांड कर्व है, अगर वो ऐसे की जगह पे ऐसा हो गया, मार्केट फेल कर जाएगा। सो अगेन यू कैन राइट कनकेविटीज, कन्वेक्सिटी, नॉन कन्वेक्सिटी अगर है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कनकेविटी है, कॉन्केविटी है, तो इट विल बी leading to the market failure. So the answer for this is D. सारे भी सारे ही करते हैं, right? Yes, answer is D. So now we have 14 list, 14 item का list हो गया। Good question again. Which out of the following will be the most appropriate intervention from the government in presence of positive externality in production? So positive externality है यहाँ पे production में, production में। So remember about Dalton's point, हाँ, marginal सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट। क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पे है ये, सो प्रोडक्शन का मतलब है हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे। सो हुआ क्या, यहां पे पॉजिटिव है, राइट। तो इस तरीके के ग्राफ को हम कैसे समझेंगे? सो यू सपोज दिस इज द मार्जिनल सोशल कॉस्ट, इट इज द प्रोडक्शन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है प्रोडक्शन में। सो यहां पे वी हैव दिस इज द सिचुएशन, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब वी शुड बी हियर, यहां होना चाहिए था, दिस इज द सोशल इक्विलिब्रिया, बट अभी हम प्राइवेट में कहां पे हैं, दिस इज द पॉइंट, हम लोग हैं यहां पे ई मार्केट में। सो अगर इफ इट इज लेफ्ट टू द मार्केट, सो
price of market will be OP and quantity will be this. Whereas what should have been? क्या होना सही था सोशल के हिसाब से, सोशल वेलफेयर के हिसाब से? इट शुड बी रिड्यूस प्राइस, सो इट शुड बी PE एंड मोर क्वांटिटी. So prices should be reduced and quantity should be increased because positive externality है यहाँ पे, right? In this case you can see that marginal cost जो है उसको हमें subsidize करना पड़ेगा. So basically for the private we have to subsidize them so that जैसे सब्सिडी दिया जाएगा, correction method, government will be providing subsidy, so price will be reduced और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे. So it is subsidize the producer so that they can produce the commodity at lower price and then we have more higher output. So this is the right answer is A. Yes, right, all fine. चलिए next question चलते हैं. It is A. From the following demand curve, what will be the price elasticity of demand at Q is equal to? सभी के सभी करिए इस क्वेश्चन को. Start doing this question. Yes, it like vaccine you can think of. Very good example. Okay. Yes. Fine. Let's start with the question. All of you, people who are joining me for the first time, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए. क्या दे रखा है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? It is minus dq upon dp into price upon q. ठीक है? So let's start doing this. So P is equal to 10 minus 2Q minus 0.5 Q square. अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है Q में, तो इसको चेंज मत कीजिएगा, राइट? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? dP अपॉन dQ ऐसे करके. सो इसको विथ रिस्पेक्ट टू Q किया, ये आया -2 माइनस 0.5 इंटू 2Q, राइट? ये मैंने डेरिवेटिव किया इसका, ये कितना आया? -2 माइनस 1 इंटू Q, ये आ गया. माइनस कॉमन निकाल लीजिए बाहर, सो इट इज 2 माइनस प्लस Q. ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज P? P कितना है? P निकालना पड़ेगा. P इज इक्वल टू 10 माइनस 2Q माइनस 0.5. Q कितना है? 2 है, गिवन है, सो इट इज 2 का स्क्वायर. 10 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5, इसको कर लेते हैं एक बार. तो दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 4. सो P इज इक्वल टू 4, राइट? Q कितना है? 2 है. अब इसको सेटल डाउन कीजिए यहाँ पे. सो लेट मी जस्ट चेंज माई कलर, यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद आपको. सो इट इज माइनस, इसका उल्टा करेंगे बिकॉज ये है dP अपॉन dQ, यहाँ पे है dQ अपॉन dP. सो दिस विल बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट, रेसिप्रोकल. 2 प्लस Q इंटू P कितना है? 4 अपॉन Q कितना है? 2. सो दिस इज 2. यहां पे कितना है? प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया. इट इज अपॉन 2 प्लस Q कितना है? 2. इट इज 1/4 इंटू ऊपर 2 है, दिस इज 2. सो इट इज 1/2 इज द आंसर. वेरी गुड, राइट? तो ये माइनस साइन लिया हमने यहाँ पे. इसको बहुत सारा कंफ्यूजन, सर माइनस साइन लेंगे कि नहीं लेंगे? माइनस साइन लेना ही है. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है. अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी में माइनस साइन दे रखा है तो राइट हैंड साइड में नहीं लेंगे. अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी का जो वैल्यू दे रखा है उसमें माइनस साइन दे रखा है तो राइट हैंड साइड में माइनस साइन नहीं लेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी की वैल्यू में माइनस साइन नहीं दे रखा तो राइट हैंड साइड में हम माइनस लेंगे. ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? इज आइडिया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं. यस, इट इज बी. फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर द रिटर्न्स टू स्केल. अब क्या करना है रिटर्न्स टू स्केल के लिए? रिटर्न्स टू स्केल क्या करना होता है? सिंपल अल्फा प्लस बीटा कीजिए, बाकी सब दुनिया भूल जाइए, इसमें और कुछ नहीं करना. सो इट इज 1/2 प्लस 3/4. इसको ऐड कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. सो ये क्या हुआ देखिए, इट इज 4, 2, 3. ओके, सो इट इज 5/4. सो इट इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या है? इट इज इंक्रीजिंग. वैसे भी अगर आप देखें तो दिस इज 0.5, दिस इज 0.75 प्लस करेंगे तो इट इज 1.2. इसका मतलब क्या है कि व्हेन इनपुट्स
inputs are increased, right? Inputs are increased in the same proportion, both the inputs are increased in the same proportion, then output will increase more than the proportion, right? Output will increase more than proportion. जैसे कि अगर आपने इनपुट लेबर और कैपिटल को लैम्डा से बढ़ाया, आउटपुट लैम्डा से बढ़ा, CRS. लैम्डा L एंड K को लैम्डा से बढ़ाया, आउटपुट जो है वो लैम्डा से ज्यादा से बढ़ गया, इंक्रीजिंग. इनपुट में लेबर एंड कैपिटल को लैम्डा से बढ़ाया, लेकिन आउटपुट जो है लैम्डा से कम में बढ़े, इट इज बेसिकली डिक्रीजिंग. तो ये आंसर क्लियर हो गया सभी को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आंसर इज सी. नेक्स्ट, which of the following is or are true about the Coase theorem? Coase theorem, रोनाल्ड कोट्स, एक्सटर्नैलिटीज अगर होंगी तो उस जगह पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी राइट से अच्छा काम हो जाएगा. लेट्स सी दिस पॉइंट. सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, प्राइवेट डील्स विद द पार्टीज विल अचीव द सेम रिजल्ट एज गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडी. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके सामने आ गया यहाँ पे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरनलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नैलिटीज. सो इन दिस केस, जब एक्सटर्नैलिटीज हैं, जो प्राइवेट पार्टीज हैं, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी वो सही से एफिशिएंट रिजल्ट लेके आ सकते हैं. कहने का मतलब क्या है कोर्स थ्योरम का, कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो पैरेटो ऑप्टिमलिटी मिलेगा, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के साथ अगर एक्सटर्नैलिटी है तो आपको परफेक्ट पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं मिलेगी. इन दिस केस एक्सटर्नलिटी को ठीक करने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिफाइन द ओनरशिप राइट्स. उसको सही से ओनरशिप राइट्स को डिफाइन कर लीजिए. सो डिफाइन जब कर लिया गया तो प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इट कैन बी एज एफिशिएंट एज गवर्नमेंट के इंटरवीन करने के बाद आता है. सो दिस इज राइट. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनलाइजेशन, बिल्कुल डेफिनेटली, सो दैट द प्राइवेट प्लेयर्स कैन एक्चुअली सी द prices. So both of them are right here. Both 1 and 2 are right. Yes. Next, move to the next question. Which of the following is often referred to as contingent valuation method? Contingent valuation method. So क्या होता है इसमें? आप कितना पैसा देने को तैयार हो गंगा को साफ करने के लिए? आप कितना पैसा देने को तैयार हो दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए? दैट इज द कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड, राइट. इसी में आपके पास आता है व्हाट यू से, वार्म ग्लो. बोलने में क्या जाता है? कितना पैसा देने को तैयार हो? मैं तो करोड़ रुपए दे दूं, गंगा साफ हो जाए, करोड़ रुपए दे दूं. तो इसमें क्या है? बोलने में क्या जाता है? हु इज एक्चुअली आस्किंग मी, राइट. सो दिस इज द विलिंगनेस टू पे टू वैल्यू एंड इन्वायरमेंट, राइट. इसमें 3 ऑप्शन क्यों है? Why there are 3 options? Okay, I think मैंने एक छोड़ दिया क्या पीछे? अच्छा, all of the above है यहाँ पे. Okay, so last one is the all of the above. ये तो दिखा नहीं मुझे. Anyway, so it is the willingness to pay. This is the right answer only. Cost travel, ये travel cost method है. Travel cost method that is basically marginal principle पे है. Downward sloping होगा, जितने लोग जाएंगे प्राइस कम हो जाएगा. ये है विलिंगनेस टू पे, कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड, यूजिंग द लिंकेज बिटवीन द वेरिएशन. ये तो आपका कौन सा हो गया? हेडोनिक प्राइसिंग हो गया. देखो कितना सिंपल है. जिनको नहीं पता, मेरे एक वीडियो भी है इसके ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इट इज बी. द सिचुएशन व्हेन द टाइप और द कैरेक्टर ऑफ पर्सन, गुड क्वेश्चन, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द सेकंड पर्सन. ये तो हमारी नॉर्मल लाइफ की बात होगी कि हम एक इंसान को पहचान नहीं पाए, राइट. हम एक इंसान को पहचान नहीं पाए, कैसा होगा ये इंसान. तो वही चीज है, द सिचुएशन वेयर द टाइप और द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द सेकंड पर्सन. तो यहां पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? आप किसी एक इंसान को पहचान नहीं पाए तो क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट मार्केट, मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन. हाँ, मेरा घर कंचनजंगा, याद आ गया वो एग्जाम्पल. काश हो जाए मेरा घर कंचनजंगा यार. एडवर्स सिलेक्शन. यस, द राइट आंसर इज एडवर्स सिलेक्शन. आप पहचान नहीं पाए किसी इंसान को. सो बेसिकली दिस इज अ प्रॉब्लम नॉर्मली बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स. सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स.
सेवर्स को इन्वेस्टर के बारे में पता नहीं, राइट? और इन्वेस्टर क्या अच्छा इन्वेस्टर है या बेकार इन्वेस्टर है या ऐसी धोखा देने वाला है, पता नहीं चलेगा. सो बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट. ये प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब कौन काम करवा रहा है, एजेंट मतलब किसके द्वारा करवा रहा है. सो हेयर प्रिंसिपल इज सेवर, एजेंट इज इन्वेस्टर. सो सेवर ने अपना पैसा इन्वेस्टर को दिया और बोला कि मेरे लिए बेस्ट प्रॉफिट लेके आओ. इन्वेस्टर ने क्या किया, ऐसे ही कर दिया और बोला कि सरकार अब तो यही चल रहा है, मार्केट का हालत यही चल रहा है. दैट इज व्हाट द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम इज, राइट? पहचान नहीं पाए हम, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. हिडन क्वालिटी, यस. तो दिस इज एडवर्स सिलेक्शन. एडवर्स सिलेक्शन ऑलवेज एट द टाइम ऑफ सेल. एट द टाइम ऑफ सेल. मॉरल हैजार्ड हमेशा कहां होता है? आफ्टर द सेल. हाँ, बिल्कुल बाबूजी, आप कभी भी सामान लेके आ जाइए, आप ही की दुकान है, आप आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम आप लेके आइए, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, ये है मॉरल हैजार्ड, और लेके जाइए. कब लेके गए थे? बिल कहाँ है? नहीं, हमने तो बोला था उस टाइम ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आप कौन सा रिकॉर्ड करके रखते हो. सो दिस इज मॉरल हैजार्ड आफ्टर द सेल, एडवर्स सिलेक्शन एट द टाइम ऑफ सेल. वेरी गुड. Adverse selection, हाँ, thank you Sudarshan. Adverse selection is basically hidden quality, moral hazard, hidden action. वाह. Very good, fantastic. Okay, I am quoting Sudarshan. Sudarshan has written a very good, wonderful word. Okay, लिख देता हूं मैं यहाँ पे. Adverse selection is basically about, it is hidden quality. It is about hidden quality. And moral hazard is about hidden action. Hidden action. Thank you. By Sudarshan. जी, थैंक यू. हाँ, फंस गए बाबू चक्कर में. चलिए, बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये तो लगता है ये क्वेश्चन के लिए मुझे तोशिबा मैम से हेल्प लेनी पड़ेगी. काइटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट एंड पेरिस एग्रीमेंट. चलिए, जितना मुझे पता है मैं बताता हूं. अर्थ समिट कब हुआ था? मेरे ख्याल से 1992, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर somewhere like 14 जून. इसलिए मुझे याद है बिकॉज मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, तो इसलिए मैंने दोस्तों का बर्थडे याद रख लिया, बर्थडे मंथ याद रख लिया था. काइटो का था बेसिकली, इट वाज 97 एंड एग्रीमेंट ये तो अभी रिसेंटली हुआ है 2016. सो 92, 97 एंड देन यू हैव पेरिस एग्रीमेंट. सो इट शुड बी सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड. सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड. सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड. ये थर्ड पहले कैसे आ गया? सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला होना चाहिए. डी देखिए जरा एक बार. यस, चलो, ऐसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मैं हमेशा फंस जाता हूं. चलिए नेक्स्ट, इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. टोटल कॉस्ट ऑफ फंक्शन इज गिवन एज दिस. सो टीसी देखिए क्या है? द आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ट्विस्ट है क्वेश्चन में. सो पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? डी क्यू करिए इसको, टीसी को. सो इट विल बी 0 प्लस 100 माइनस 20 क्यू प्लस 3/3 क्यू स्क्वायर. सो कितना आया ये? इट इज 100 माइनस 20 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. ये आ गया आपका एमसी, राइट? अब क्या निकालना है? एबीसी. ओके, हाउ वी फाइंड आउट एबीसी? एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या चक्कर है? इट इज बेसिकली, लेट्स फाइंड आउट एसी फर्स्ट. पहले एसी निकालते हैं. सीधा मत निकालना इसको, ऐसे मत करना कि यहां पे जो फिक्स कॉस्ट दिख रहा है उसको आपने क्यू से डिवाइड कर दिया. डोंट डू दैट, कहानी चेंज भी हो सकती है, राइट? तो let me just write it down here. MC is equal to 100 minus 20Q plus Q square. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिलीजेंटली खेलो इसके साथ. Let's do this here. Okay. So TC हमें दे रखा है, हम यहां से क्या करेंगे? We'll first find out TC is equal to 10,000 plus 100Q minus 10Q square plus 1/3QQ. सो एसी निकालते हैं. एसी के लिए टीसी डिवाइड बाई क्यू, दैट इज, देखो फंस जाएंगे यहां पे, 10,000 बाई क्यू प्लस 100 माइनस 10Q प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर. किसी को समझ में आया क्या हुआ?
So now what is AFC? What is AFC? It is 100. Average fixed cost is 100 and average variable cost is 100,000 upon Q, 1000 upon Q minus 10Q प्लस 1/3 Q स्क्वायर. ये आ गया आपका ABC. तो मैं सोचा इतना लंबा क्यों कर रहा हूं मैं इसको. Why I'm doing इतना लंबा तरीका? I can simply find out the minimum of ABC, right? Minimum of ABC भी कर सकते हैं. अब ABC का मिनिमम करेंगे तो वो वाले पॉइंट पे ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट विल बी इंटरसेक्टिंग विद दैट, राइट? तो वो भी कर सकते हैं. एनीवे ABC तो आ गया हमारे पास. ABC AC निकल चुका है. 10,000 अपॉन Q प्लस 100 माइनस 10Q स्क्वायर. ये तो Q कट गया माइनस दिस इज 1/3 Q स्क्वायर. ठीक है. सो दिस पॉइंट इज Q वाले जो है दे आर वेरिएबल कॉस्ट एंड AFC इज बेसिकली दिस. सो नाउ वी हैव द ABC पोर्शन. अब इसको मिनिमम करना पड़ेगा. मेरे पास जगह नहीं है. ओके ऊपर वाला हटाता हूं फिर मैं. नाउ डिफरेंशिएट ABC is equal to 10,000 upon Q minus 10Q plus 1/3 Q square. So DABC upon DQ ये आ जाएगा माइनस Q square 10,000 minus 10 plus 2Q upon 3. Why it is coming out so weird? Why it is coming so weird? And this has to be equal to 0. So ये आ जाएगा 3Q square minus 30,000. Oh my god. Minus 10 30Q square plus 3 है. Oh my god. Q cube. आर वी ऑन द राइट स्टेप? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़. इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हो रही है? इट इज 3Q स्क्वायर एंड ये हो गया 2Q क्यूब. ओके सो व्हाट वी हैव इज 3,000 माइनस 30Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब इज इक्वल टू 0. माइनस कॉमन निकाल देते हैं बाहर. ओके सो इट इज 2Q क्यूब माइनस मत निकालते हैं. 30Q स्क्वायर माइनस 3,000 इक्वल 0. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें. टोटल कॉस्ट फंक्शन दिस इज. मैंने सब कुछ सही तो किया है. इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं. TC इज इक्वल टू AFC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम ऑफ ABC. मिनिमम ABC निकाल के अगर हम उसका मिनिमाइज कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर. ओके लेट्स फाइंड इट आउट. सो Q क्यूब माइनस 15Q स्क्वायर माइनस 15,000 इज इक्वल टू दिस. 10,000 था 30,000 हो गया यहाँ पे. 30 का आधा 15,000. यस 15,000. ये तो बहुत लंबा हो रहा है. Why not simply found? यही प्रॉब्लम है इसमें. अगर आप 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट होगा यू कैन नॉट डू दैट. Why not simply find ABC? How will I find ABC? What is TVC? TVC will say कि ये वाला पोर्शन है. That is what I am saying. करिश्मा इसको ध्यान से देखो एक बार. ध्यान से देखो मैंने क्या किया है. If that would have been so easy, I would have followed that part only. That is the dilemma of the question. Okay, let me just add one slide to this. एक बार रुको. Let me add one slide more. What you are saying is, if I show it to you, suppose आप लोग अगर ऐसा करेंगे, so this is 10,000
plus 100q minus 10q square plus 13q cube. So this will be TFC as simple, this will be TVC, right? ये होगा तो TVC को आप फिर Q से डिवाइड करेंगे so that you can get AFC, but this method will not work here. Reason why? Because TC is equal to this portion 100q minus 10q square plus 1 by 3q cube. Now get AC. AC निकालते ही सिचुएशन चेंज हो जाएगा. It is 1000 upon q plus 100 minus 10q plus 1 by 3q square. So now ये आपका वेरिएबल कॉस्ट में आ गया. दिस पोर्शन इज वेरिएबल कॉस्ट नाउ एंड AFC इज इक्वल टू 100. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अभी भी समझ नहीं आया? इफ स्टिल यू राइट कि सर ये फिक्स्ड कॉस्ट है, देन आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दिस मच एनी मोर. विधु, which method you have followed? The first one? Vidhu, is this okay? I'm waiting for people to respond here. I think I will be following this. So, oh my god, ABC से 15 आ रहा है. अच्छा, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये मेथड सही लगा. If I do this ABC के हिसाब से, तो I don't think that I will be in a position to do this part. Calculation. Okay, let me search more on this. एक बार करता हूँ इसको. I will be solving this, but I'm not able to figure out अभी के लिए कि इसका फैक्टर क्या होगा. Find out the factors. You will get. It should be as per the official answer kit. The answer is 15. Let's find out the factors. So 15 into QQ value. नहीं, इससे नहीं आएगा. So 10,000 will not be considered. But you tell me the problem in this logic, what I have done. Tell me the problem in this logic. If you can find out the problem in this logic, I have not done anything wrong so far. TC is equal to whatever given. AC is equal to TC upon Q. Then what I got is I got AFC portion and I got ABC portion. AFC portion is the one that is not a function of Q. ABC is a function of Q. So that is why accordingly I have received this. Anyway, let me find out more on this question. एक बार मुझे लगता है कि मुझे एक बार क्वेश्चन को खुद करना पड़ेगा. Right? Who is this Rhythm Shah? Anyway, I have to search more on this. Let me एक बार मुझे करने दीजिए खुद इसको. Then I will open up the. It will be a good lesson. It will be a good lesson. All of you who think that my procedure is wrong, let me tell you, the similar kind of question was there in West Bengal set. Similar kind of question was there in Gujarat set, right? And both of them have followed whatever I have just mentioned. AC, TC से AC निकाल के फिर ABC, AFC करना है. सीधा TC से TVC निकाल के फिर नहीं होगा, right? That is what the situation, that is what the problem in this question might be. So let me find out the answer for this and then I will show you in the next session. I think I have to work more on this because factorization है. ये तो factorization अगर हो जाता मुश्किल नहीं था. Anyway, अगर meanwhile आपको कुछ लगता है कि हाँ मेरा लॉजिक यहाँ पे गलत है तो let me know about that. Fine. ठीक है. We'll meet in the next session tomorrow at 9 o'clock. We will be meeting on the app for the gate session official paper, official sample paper. Meanwhile, search more on this question and we'll do the rest of the part in the next next session on Sunday. Right? Thank you guys. Thank you so much for being a part of it. Share this video if possible among your friends who are just started with the preparation. Thank you. Thank you.